नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक। यह पुस्तक वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, नेट परीक्षा, आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य से सेट या स्लेट एग्ज़ाम दे रहे हों, उन सब में समान रूप से उपयोगी और महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ यदि आप हिंदी साहित्य को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझना चाहते हैं, अलग अलग लेखकों की पुस्तकें पढ़ने में असमर्थ हैं, तो यह एक पुस्तक आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। इसकी 2-3 क्लास हमारी हो चुकी हैं। तीसरे परिशिष्ट से हम आज की कक्षा को प्रारंभ करेंगे। हमारे जो पिछली कक्षा थी वह भाषा से संबंधित थी। किस प्रकार हिंदी की बोलियां और भाषाएं एक दूसरे को प्रभावित करते हुए अलग अलग क्षेत्र में बोली जाते हुए भी परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यह हमने कल तक की कक्षा में पढ़ लिया। आइए आगे समझते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। किसी साहित्य के आरंभ की पहचान वहाँ की जा सकती है जहाँ वह धार्मिक कर्मकांड और रहस्य भावना से क्रमशः उन्मुक्त हो रहा है। अब आप सभी जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने भी तो यही किया था ना। रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारे साहित्य को केवल धार्मिक साहित्य कहकर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से की जो प्रयास किया, उससे उन्होंने अलग कर दिया कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं हो सकता, क्योंकि ये मूलतः क्या हैं, धार्मिक रचनाएं हैं। इसी संदर्भ में कह रहे हैं कि साहित्य का आरंभ कहाँ से हुआ। जब ये प्रश्न उठता है कि हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से हुआ, तो आपको ये ध्यान रखना होगा जहाँ वह धार्मिक कर्मकांड और रहस्य भावना से क्रमशः उन्मुक्त हो रहा है। संगीत, नृत्य, नाट्य और चित्रकला के बारे में भी यह बात सच होगी। यानी जो संगीत का साहित्य है, नृत्य है, नाटक है, चित्रकला, ये सब साहित्य तो है, लेकिन इनके आधार पर आप हिंदी साहित्य के आरंभ की समय रेखा तय नहीं कर सकते, ये कहना चाहते हैं चतुर्वेदी साहब। आगे देखते हैं। इस दृष्टि से हिंदी में सिद्धों और नाथों, 9वीं से लेकर 12वीं शती ईस्वी से लेकर कबीरदास तक यह प्रक्रिया देखी जा सकती है। वैदिक संहिताओं से आरंभ करके प्राकृत साहित्य तक लगता है कि एक चक्र पूरा हो चुका था। वहाँ धार्मिक कर्मकांड और रहस्य भावना पहले मुखर आस्तिकता में संक्रमित होती हैं, जो फिर आगे चलकर वैसे ही मुखर श्रृंगार में बदल जाती हैं। यह संस्कृत साहित्य की निष्पत्ति प्राकृतों में होती है। दूसरा चक्र, जैसे कहा गया, सिद्धों और नाथों की गुह्यवाणियों से आरंभ होता है। भाषा और साहित्य का आरंभिक रूप कैसे एक साथ परिवर्तित होता है, यह देखना अपने में बड़ा रोचक है। शायद भाषा का ऐसा नया उभरता रूप, जिसे संध्या भाषा उचित कहा गया, रहस्य भावना और कर्मकांड को ही ठीक ठाक आत्मसात करता है। संध्या भाषा किसे कहा गया? सिद्धों की बोलियों को, सिद्धों की जो वाणियाँ थी उन्हीं को, तो सिद्धों की भाषा को ही तो संध्या भाषा कहा गया ना, शुक्ल की बुक में हमने पढ़ा था। यही कारण है कि वैदिक साहित्य में एक और नाथ और सिद्धों की वाणियों में, दूसरी ओर धर्म और साहित्य एक दूसरे में घुले मिले दिखाई देते हैं। दोनों युगों की भाषा भी मंत्र, कर्मकांड और वांगम्य का अविभक्त रूप प्रस्तुत करती है। सिद्धों नाथों के युग से निकलकर हिंदी संतों में साहित्य का प्रथम उन्मीलन उत्तर में दिखाई देता है, जिसका प्रतिरूप दक्कन में पुरानी खड़ी बोली का सूफी साहित्य है। संतों के यहाँ या तो रहस्यानुभूति के गूढ़ स्वर हैं, या फिर नए व्यवहारिक जगत में प्रवेश करने पर हिंदू, मुस्लिम और ऊंच नीच के विद्वेष को मिटाने का यत्न है, जो विरोधों के शमन का बड़ा रचनात्मक उपक्रम है। अब ये जो लिख रहे हैं ना, इसको सरल शब्दों में अगर आप समझना चाहें तो ये कबीर संत काव्य के अंतर्गत हमने कबीर को पढ़ा है। तो कबीर में क्या है? कबीर में एक तो रहस्यानुभूति के गूढ़ स्वर हैं, है ना, अंबर बर से भी, है ना, उसे, है ना, भीगे
कंबल बर से भीगे पानी, इस तरीके की उलटबाजियाँ, या फिर व्यवहारिक जगत में क्या है, जाति प्रथा का विरोध है, ऊंच नीच का विद्वेष मिटाने का यत्न है, विरोधों के शमन का गहरा रचनात्मक उपक्रम है। आगे चतुर्वेदी साहब लिखते हैं कि जिसे हिंदी में आदिकाल कहा जाता है उसे राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा सिद्ध सामंत युग कहा गया। आदिकाल को राहुल सांस्कृत्यायन क्या कहते हैं? सिद्ध सामंत युग। इसकी अवधि उन्होंने 760 से लेकर 1300 ईस्वी तक स्थिर की है। इस काल की प्रतिनिधि रचनाओं का एक संकलन उन्होंने हिंदी काव्यधारा शीर्षक से किया है। इसके अंतर्गत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और प्रवृत्तियों के कवि एकत्रित हुए हैं। सिद्धनाथ, रासो, जैन परंपरा के कवि बगल बगल मिलते हैं और आदिकाल का पूरा वैविध्य उभर कर सामने आता है। भाषा की दृष्टि से यह समझना कठिन हो जाता है कि किन कवियों में अपभ्रंश का रूप चल रहा है और कहाँ से हिंदी का उदय हुआ है। देखिए, सिद्ध सामंत युग आदिकाल को किसने कहा? राहुल सांस्कृत्यायन ने। और राहुल सांस्कृत्यायन की बुक कौन सी है? हिंदी काव्यधारा। इस संदर्भ में एक कसौटी यह हो सकती है कि जहां भाषा में परसर्ग रूप उभर आए हैं वहां से हिंदी का आरंभ मानना चाहिए। परसर्ग रूप आप जानते ही हैं, कारक चिन्ह है ना, कारक, परसर्ग यानी कारक। कारक चिन्ह आप सभी जानते हैं, 8 हैं। और नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए, मैं बता देती हूँ। संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, आप में से किसी को याद होगा, नहीं होगा तो हिंदी में भी वही है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का के की अधिकरण में पे पर संबोधन हे ओ अरे। तो ये जो आपके ये जो कारक चिन्ह, इनको ही हम ने, पे, में, ये सब परसर्ग ही है ना। क्योंकि आधुनिक आर्य भाषाओं के विश्लेषणात्मक रूपों में एक यही सही पहचान होगी। इसी दृष्टि से चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो की भाषा हिंदी का आरंभिक रूप मानी जाएगी, जो कि शुक्ल भी मानते हैं, शुक्ल जी भी मानते हैं। गोरखवाणी में भी स्वतंत्र परसर्ग रूप मिलते हैं, जैसे अभी अंतर की त्यागे माया। तो ये क्या हो गया? अभी अंतर की क्या हो गया? परसर्ग हो गया। दुविधा मिटे सहज में रहे, सहज में, तो ये हो गया ना अधिकरण में पेपर, तो ये अधिकरण कारक हो गया में। तो यहीं से हम हिंदी का आरंभ मानेंगे। अर्थात जब भाषा में जैसे कि ये एक, जब भी हम हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं तो बड़ी परेशानी होती है कि प्रारंभ कहाँ से माने, प्राकृत। अब ऐसा तो होता नहीं है कि एक दिन ऐसा आया कि सभी भाषाओं का रूप बदल के हिंदी हो गया, या उस दिन से कवियों ने लिखना हिंदी में चालू कर दिया, या उस दिन से इंग्लिश में चालू कर दिया, या संस्कृत में चालू कर दिया, या प्राकृत अपभ्रंश किसी में भी नहीं। लेकिन फिर भी हमें जब समय सीमा निर्धारित करनी है तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ये कह रहे हैं कि जब जहाँ से रचनाओं में परसर्ग का उपयोग मिल रहा है वहाँ से हमें हिंदी का प्रारंभ मान लेना चाहिए, तो ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। पर राहुल गोरखवाणी की इस भाषा को 15वीं 16वीं शती की मानते हैं, जबकि गोरखनाथ का समय उन्होंने 9वीं शती स्थिर किया है। तो ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ झाला हो गया ना, जब समय ही 9वीं शती है तो इसकी भाषा 15वीं 16वीं शती कैसे हो जाएगी? यानी गोरखवाणी को किसी और ने रचा है। इसी प्रकार पृथ्वीराजों के भाषा रूप की प्रामाणिकता अभी तक विवादास्पद बनी हुई है। इस संदर्भ में आदिकालीन भाषा का व्याकरणिक रूप स्थिर करना कठिन है। काव्य भाषा के व्यापक स्वरूप और संवेदना की अंतर प्रक्रिया में ही उसकी वास्तविक स्थिति समझी जा सकती है। इसीलिए ये केवल इतिहास का ग्रंथ नहीं है। शुक्ल के लिए कार्य करना देखिए बहुत कठिन था, मैं फिर कह रही हूँ, रामचंद्र शुक्ल के लिए कार्य करना बहुत कठिन था, और उनसे भी कठिन था ग्रियर्सन के लिए। ठीक है, तो ये बात मैंने शुक्ल की बुक पढ़ते हुए भी समझाई है। कई बार आपको बोलिए कि शुक्ल से पहले मिश्र बंधुओं ने जो प्रयास किया था, एक विशाल कविवृत्त तैयार करके दे दिया जिसमें सभी कवियों का क्या था, सभी कवियों का जीवन परिचय था। ग्रियर्सन ने बहुत काल विभाजन सबसे पहले ग्रियर्सन ने किया, लेकिन ग्रियर्सन का ग्रंथ क्योंकि इंग्लिश में था, ठीक है, तो वो अधिकतर लोगों तक नहीं पहुंच पाया। शुक्ल ने क्या किया? शुक्ल ने व्यवस्थित काल विभाजन किया और हिंदी में अपने ग्रंथ को लिखा। और उससे पहले जैसे
शिव सिंह सरोज है, मिश्रबंधु विनोद हैं, ग्रियर्सन का ग्रंथ है, ये सब सामग्री शुक्ल को उपलब्ध हुई। और शुक्ल ने का महत्व क्यों है, शुक्ल को इतना श्रेयस्कर मैं क्यों मानती हूँ, या हिंदी साहित्य में जब भी बात करें, आज इतने सारे शोध कार्य हो गए, पीएचडी के बाद बहुत सारी किताबें आ गई, लेकिन फिर भी सर्वाधिक प्रामाणिक शुक्ल को क्यों माना जाता है? क्योंकि उपलब्ध सामग्री तो सबके पास थी, लेकिन उसका समुचित और सर्वाधिक अच्छा उपयोग किसने किया? शुक्ल ने किया। शुक्ल ने जो निर्गुण सगुण धाराओं में भक्ति काल का विवेचन किया, रीति सिद्धि, उन्होंने बहुत ऐसी नई अवधारणाएं दी जिससे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने योग्य बन पका। आप शुरू में ही पुस्तक में उन्होंने बताया है कि जब विद्यार्थियों को ने विषय के रूप में हिंदी ली तो हिंदी साहित्य का इतिहास की ज़रूरत पड़ी MA BA के स्तर पे, तब हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से पहले इन्होंने लिखा था इसको। तो वो जो किताब हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी पढ़ाई की ज़रूरत थी, जो इतनी सारी विशाल वागम्य को व्यवस्थित सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया, वो शुक्ल ने प्रदान किया। इसीलिए देखिए उनका इतिहास ग्रंथ है, लेकिन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जनमानस की संवेदनाओं को उस तत्कालीन साहित्य से जोड़ते हुए नवीन दृष्टि हिंदी साहित्य को प्रदान की है। जैसे कि ये क्या कह रहे हैं कि काव्य भाषा के व्यापक स्वरूप और संवेदना की अंतर प्रक्रिया में ही उसकी वास्तविक स्थिति समझी जा सकती। इनकी बुक का नाम ही है संवेदना का विकास। न केवल हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ेंगे, बल्कि उस समय की जो जनता थी उसका और साहित्य का क्या परस्पर संबंध था, कहाँ, जैसे कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि बिहारी जो बोली है वो बांग्ला से व्याकरण में अधिक मिलती जुलती है लिखित रूप में, लेकिन बिहार की जनता कहाँ से जुड़ी हुई है? अपने उत्तर प्रदेश से, यूपी से जुड़ी हुई ज़्यादा है। और रामचरितमानस उनका प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा प्रचलित काव्य है। ठीक है, तो दो बातें हो गई, व्याकरणिक दृष्टि से किससे जुड़ी हुई है वो तो शोध का विषय हो गया, लेकिन व्यवहार में वो कैसे चल रही है ये इस संवेदना का विकास बुक में हमें समझाया गया है। आशा करती हूँ मैं आपको कि ये बुक आपको प्रारंभ में कठिन लगेगी, लेकिन ये आपके ज्ञान के स्तर को बहुत अच्छा सा बढ़ाएगी। अच्छी लग रही हो तो कृपया करके आप वीडियोस को लाइक करिए। देखिए ये इस तरीके की जो प्रामाणिक बुक्स हैं, इस तरीके के जो वीडियोस आपके लिए मिल रहे हैं, वीडियोस को लाइक करें और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, इसके अलावा भी पहली बार है चैनल पे तो मैं आपसे कहना चाहूँगी हिंदी नेटशाला और इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, दोनों चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करें। आपके उपयोग की सामग्री हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य से किसी भी हिंदी की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, दोनों चैनल की जो प्लेलिस्ट है वो आप ही के लिए है। आगे चौथा परिशिष्ट में चौथे उसमें क्या समझाना चाहते हैं पैराग्राफ में, इसको देखते हैं। आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हिंदी के इस आरंभिक साहित्य में धार्मिक और ऐहिक तत्व एक दूसरे में घुले मिले हैं। सिद्धों नाथों में यह मिलावट अधिक है। आगे चलकर रासो साहित्य और विद्यापति में ऐहिकता का स्वर प्रबल होता है। ऐहिकता यानी सांस्कृतिक। सिद्धोनाथों की वाणियाँ तो धार्मिक साहित्य में आती हैं, लेकिन रासो साहित्य और विद्यापति ये आदिकाल के बारे में हो रहा है ना, क्योंकि हम अभी हिंदी साहित्य को प्रारंभ कर रहे हैं तो समझेंगे पहले। फिर मिलावट का अब देखिए ये इतिहास ग्रंथ पूरी तरीके से इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने कोई काल विभाजन वगैरह का प्रयास नहीं किया। इनकी किताब अलग तरीके की है बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी किताब है आज के समय में, है ना। फिर मिलावट का एक दूसरा रूप रासो साहित्य में दृष्टव्य है, जहाँ वीर और श्रृंगार एक दूसरे में मिलते हैं। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम बहुत सूझबूझ कर दिया। तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? शुक्ल ने। उनकी दृष्टि में इस काल का केंद्रीय साहित्य रासो काव्य है, न कि सिद्धनाथों की वाणियाँ। ये वाणियाँ धर्म और कर्मकांड के प्रभाव में अधिक है, साहित्य का ऐहिक रूप वहाँ कम ही है। फिर भाषा की दृष्टि से हिंदी की वास्तविक शुरुआत जितने स्पष्ट रूप में रासों में दिखाई देती है, उतनी इन अपभ्रंश आधारित वाणियों में नहीं, जहाँ संस्कृत विभक्ति का अपशिष्ट रूप ह से बने रूपों में सरही भूयण ही दिखाई देता और स्वतंत्र परसर्ग अभी विकसित नहीं हुए हैं।
फिर आचार्य शुक्ल के नामकरण में वीर शब्द ही नहीं, गाथा का भी विशिष्ट अर्थ है। गाथा के साथ शौर्य और शिवैलरी के तत्व जुड़े हुए हैं, जहाँ वीर का प्रेरक भाव अनिवार्य रूप से श्रृंगार है। यूँ वीर गाथा में वीर और श्रृंगार एक युग्म के रूप में चित्रित होते हैं, धर्म और ऐहिकता, फिर ऐहिकता में वीर और श्रृंगार का अंतर्भाव। लगता है ईश्वर की परिकल्पना में मनुष्य को सृजा जा रहा है, महान और उदात्त, वीर और तेजस्वी, जबकि आगे भक्ति काल में ईश्वर को मनुष्य के रूप में सृजा गया। माखन चोरी करते, उखल से बांधे जाते और प्रिया के विरह में विलपते। हिंदी क्षेत्र की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण या तो आदिकाल में मिलता है या फिर आधुनिक काल में। भक्ति काल और रीति काल का क्षेत्र अपेक्षाकृत सिमट गया है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए आदिकाल में बहुत तरीके का आदिकाल में बहुत तरीके की रचनाएं हो रही थी, और आधुनिक काल में तो इतनी गद्य विधाओं का विकास हुआ कि आप उसकी बहुत सारी कुल मिला के ज़्यादा। अब भक्ति काल में तो भक्तिकालीन रचनाएं ज़्यादा लिखी गई, और रीति काल में तो रीति का परिपालन करती हुई रचनाएं अधिक लिखी गई। लेकिन आधुनिक और आदिकाल का क्षेत्र विस्तृत है। आदिकाल के अंतर्गत रास और जैन साहित्य पछाड़ का है, सिद्धों की वाणी और फिर विद्यापति पूर्वी क्षेत्र के हैं। तो ये जन सामान्य की बात करते, देखिए कैसे रास और साहित्य पछाड़ का है, रास और जैन साहित्य, सिद्धों की वाणी और फिर विद्यापति पूर्वी क्षेत्र के हैं। नाथ साहित्य तो समूचे उत्तर भारत के एक बड़े भाग में फैला हुआ है, शायद इसीलिए कि वे घुमंतु प्रकृति के थे। यों कई अपभ्रंशों और कई जनपदों का संस्कार हिंदी काव्य भाषा में अंतर्भुक्त हुआ है। इस संदर्भ में एक समस्या बराबर विद्वानों का ध्यान खींचती रही कि आधुनिक काल की जो बोलियां हैं कौन सी, राजस्थानी और बिहारी के क्षेत्र में आदिकाल के कवियों की सक्रियता तो दिखाई देती है, पर पश्चिमी और पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में इस अवधि में क्या साहित्य लिखा गया इसका कुछ पता नहीं चलता। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस समस्या से बार बार जूझने का उपक्रम किया है। द्वितीय व्याख्यान के आरंभ में वे कहते हैं, हमने बताया है कि इस बात का निर्णय करना कठिन है कि अवधि और ब्रजभाषा क्षेत्र में उत्पन्न और वहीं की भाषा बोलने वाले लोगों ने किस प्रकार के साहित्य की रचना की थी, जिसका परवर्ती विकास अवधि ब्रजभाषा के साहित्यिक ग्रंथ हैं, क्योंकि 10वीं से 14वीं शताब्दी के भीतर इन क्षेत्रों में कोई भी रचना हुई भी हो तो भी उसका प्रामाणिक रूप हमें नहीं मिलता। कितने आश्चर्य की यह बात है। अब थोड़ा सा आप करेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। और द्वितीय व्याख्यान के आरंभ में हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं ये, ठीक है? तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हमने बताया है कि इस बात का निर्णय करना कठिन है कि अवधि और ब्रजभाषा क्षेत्र में उत्पन्न और वहीं की भाषा बोलने वाले लोग किस प्रकार की साहित्य रचना कर रहे थे। क्योंकि इस क्षेत्र का कोई कवि उस समय में नहीं मिलता, उसकी कोई प्रामाणिक रचना नहीं मिलती है। कक्षा को छोटा ही रखेंगे क्योंकि आपके उत्तरकांड का एक वीडियो भी सुबह मैंने डाला है, तो फिर ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आप लोग उत्तरकांड पढ़िए, बालकांड हिंदी बुकशाला पे। इसके अलावा हिंदी साहित्य की यदि तैयारी कर रहे हैं तो दोनों चैनल्स पे आधुनिक काल और आपके जो प्रैक्टिस बुक चल रही है हिंदी साहित्य की, और उसको दोनों चैनल्स से आप जुड़े रहेंगे। घंटी वाले आइकन के साथ ऑल वाला ऑप्शन प्रेस करेंगे तो डेली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेंगे। मिलती हूँ आपसे पुनः एक नए वीडियो के साथ हिंदी बुकशाला पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।